नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया और साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। अब इस मेले को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेले में एक ओर हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि इसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया, साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। अब इस मेले को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस मेले में आ रहे हैं। मेले में एक और हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जींद में हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि उसे कोई संवार नहीं सकता। पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी रेस्ट हाउस, अस्पताल, कॉलेज और अन्य संस्थान गिरवी रखे हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं जैसे किसी के जेब में 50 रुपए हो तो उसको कोई मर्सिडीज कार में नहीं बैठाता है। ठीक उसी प्रकार पंजाब में पैसा नहीं है। कोई बात उनका स्वागत करने के लिए हमारे ये हालात है पंजाब में पावर कट रहा है। 3 दिन इंडस्ट्री का आपने पिछले साल देखा। पंजाब के ऐसे हालात हैं, वहाँ जब आपको CRP ICF जब बुलवानी पड़ती है ना, तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो तो जरूर भेजेंगे। पंजाब के तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी नहीं संभाल सकता। बहुत बड़ा चैलेंज। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान वो हवन में भी शामिल रहे। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लगभग 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार प्रकट किया। इस स्कूल की 4 मंजिला नई बिल्डिंग अगले 14 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। मैं सबसे पहले सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बनके आने वाले 14 महीने में तैयार होगी। और बेटियों का सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बनके स्कूल तैयार होगा और बल्लभ की तमाम बेटियां इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल, एक कॉलेज, प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को। तो वहीं यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने रोड शो किया। शहर में कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया। सुशील गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन है। पंजाब में आपकी सरकार बनने पर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब के लोगों ने ईमानदार व्यक्ति भगवंत मान को चुना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में विकास किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि लोग भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं SYL के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि SYL का मुद्दा जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा इस पर वो मान्य होगा।
आम आदमी पार्टी का क्रेज हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा है। पंजाब की जनता ने जब से एक ईमानदार सरकार को चुना है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कैंसिल करके भगवंत मान जैसे चेहरे को चुना है, जाति और धर्म की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को चुना है। इसके बाद हरियाणा के अंदर भी लोग चाहते हैं यहाँ पे काम की राजनीति हो, यहाँ भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, 24 घंटे बिजली पानी मिले, युवकों को रोजगार मिले, महिला को और किसान को सम्मान मिले, और वो बदलाव की लहर हरियाणा के अंदर आ चुकी है। इसी FIA के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा। चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक IED मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ हाईवे पर एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में तब सनसनी मच गई जब लोगों ने IED को देखा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बस यहाँ पर बम है उसको डिफ्यूज किया गया। टीमों ने मौके पर पहुंचकर तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यहां बम आए कैसे हैं। जो हमें अभी सूचना इन्होंने दी है उसके मुताबिक इनको कल शाम को ये मिले थे और इन्होंने आज सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी है एंगल से कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, किसने यहाँ पे घेरे हो सकते हैं। जो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिफाफे मिले हैं उनके ऊपर जो एड्रेसेस हैं उसके हिसाब से हम हर चीज़ को गंभीरता से उसका गहनता से जांच करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे बताएंगे। कुछ बता रहे हैं ये कि इन्होंने फर्दर अपने सीनियर्स को बताते रहे ये और उसके बाद कुछ शिफ्ट चेंज का ये वजह बता रहे हैं। बाकी उसका भी हम अच्छी तरह से एक बारी जांच करेंगे। वहीं रेवाड़ी में एक युवक ने होली के त्योहार पर रंग में भंग डालने का काम किया। मामला गड़ी बोलनी रोड का है, जहां पर किलोमीटर स्कीम की बसों में साफ सफाई करने वाले एक युवक ने पहले तो जमकर शराब पी, फिर नशे में ही किलोमीटर स्कीम की बस को यहां पर दौड़ाकर ले गया। वहीं रोड पर बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इतना ही नहीं, कई लोग बस की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं। यहां तक कि नशे में धुत युवक ने बस की टक्कर से बिजली के कई पोल भी तोड़ डाले। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस चला रहे युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं बसों के मुंशी दीवान चंद ने बताया कि युवक का काम बसों में साफ सफाई करने का ही था। वो बस को कैसे लेकर भागा इसकी अभी जानकारी नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस बेकाबू होकर यहां पर टकराती है और बाल बाल यहां पर जो लोग खड़े हैं वो बचते हैं। वहीं पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला यहां पर मुड़कटी थाना क्षेत्र का है, जहां पर तेज रफ्तार से आ रहे एक कैंटर ने नेशनल हाईवे 19 पर गश्त कर रही पीसीआर की गाड़ी टक्कर मार दी, जिससे पीसीआर में मौजूद 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कैंटर चालक रात का फायदा उठाकर कैंटर को मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें जी ये जो है हमारी पीसीआर रात के समय गश्त में जा रही थी। हमारी भी SHO मोबाइल में खुद ही SHO मोबाइल में गश्त में था।
जैसे ही हम थाने से लेकर के गश्त में गए तो पीसीआर आगे मिली थी हमारे को। तो मैंने वो क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे गया तो फोन आया ड्राइवर का, पीसीआर वाले का, जी ऐसे ऐसे गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर हम गाड़ी को वापस मोड़ के ले आए तो थोड़ी दूर आगे पूछे तो वहाँ एक कैंटर खड़ा था जिसने टक्कर मारी थी, वो ड्राइवर छोड़कर बाहर गया। वहीं पुराना में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उपमंडल के गांव नई का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर परिवारों में झगड़ा हो गया है, जिसमें गोलियां चलने से 40 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे डीएसपी शमशेर सिंह समेत पुलिस टीम ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। और जानकारी के मुताबिक झगड़े में बीच बचाव के दौरान मृतक की पत्नी और लड़की और भाभी को भी गोली लगी है, जहां घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। तो उसके बाद सीएचसी पुराना में हमारी यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई थी, जो डॉक्टर साहब ने बतलाया कि भाई एक जिसकी मृत्यु हुई है उसको गोली लगी हुई है छाती में। नाम क्या है, कितनी उसकी उम्र है? उसका नाम अख्तर पुत्र नूर मोहम्मद है और उम्र तकरीबन 48 वर्ष है। तो ये पता लग पाया किस तरह से जो है झगड़ा हुआ है? नहीं, अभी क्लियर नहीं है, पूछताछ जारी है। जैसे इंजरी तकरीबन 3 आदमियों को इंजरी, जिसमें 2 लेडीज है और 1 मेल है। तो पुलिस की जांच क्या चल रही है सर, किस तरह से चल रही है? अभी जो आरोपी है उनके पीछे हमारी दूसरी टीम गई हुई है उनको खोजने के लिए, और अभी जो डेड बॉडी उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम मंडी के डाई ले जा रहे हैं। मेरा नाम बख्तावर है जी। कौन सा गाँव नहीं है? बताओगे जो मरने वाले हैं क्या आपके लगते हैं, वो किस तरह से? मरने वाले मेरे गांव के रहने की वजह से पोता लगता है जी। तो क्या मामला हुआ था, किस तरह घटना हुई है? भाई हमें तो मामले की इतने पता लगी भाई, जब हमने सुनी, हम काफी दूर रहे, जब सुनी तो भाई अख्तर के गोली मार दी और उनने मार दी, बद्री है का नाम और थोड़ा कौन, उनने मार दी। आपस के ये दोनों एक दादा के औलाद है, काका उनके हैं, बड़े के ये हैं, छोटे के वो। तो क्या ये पता लग पाया कि गोली क्यों मारी है, किस झगड़ा के ना जी कुछ पता ना लगा अभी, हमने कुछ ना, इनकी भाई में तो अभी जो परेशानी चल रही है इनकी वो लग रहे हैं भाई डेड बॉडी की। कितने लोग इसमें घायल हैं फिलहाल बताए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में 3-4 लोग और घायल। वहीं कैथल के गांव भाना में पैसे के लेन देन के चलते चाचा ने भतीजे का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि होली की रात कोड्डा गांव में तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मृतक के परिवार को तलाश रही थी। इसी दौरान मृतक सुरेश की बहन ने भी शिकायत दर्ज करवाई। उसका भाई लापता है, तो पता चला कि सुरेश का किसी ने कत्ल किया। शिकायत के आधार पर जांच की गई, तो यहां पर जांच की जिम्मेदारी सीआईडी पुलिस को सौंपी गई। मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। को हमें कोटड़ा गांव में राजौंद के एरिया में एक डेड बॉडी मिली थी तालाब के किनारे। तो उसकी शनाख्त हो गई, तो वो भाणे का रहने वाला था, सुरेश नाम था उसका। उसकी घर वालों ने कंप्लेंट थाने में दे दी, हमने एफआईआर कुंडरी थाने में दर्ज कर ली। तो हम मामले की तह तक पहुंचे, एसपी साहब ने सीआईए 2 की और कुंडरी एसएचओ की जिम्मेवारी लगाई। तो हमने इसमें 2 बंदे कल गिरफ्तार कर लिए, जसविंदर और रोहित। वो भी भाणा गांव के, ये मरने वाला भी भाणा गांव का था। इनका ये मामला था अभी तक हमारी तफ्तीश में जो आया है। ये जसविंदर ट्रक ड्राइवर था ये, और ये अपने ट्रक पर इसके साथ ये सुरेश को भी लेके गया था। सही किराए को
पानीपत में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से आहत होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसकी ही गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। वहीं मृतक के पिता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है और शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में भेजा। पानीपत में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से रात आहत 8 बजे होकर सूचना प्राप्त हुई थी थाना में कंट्रोल रूम से भाई रोहित नाम का लड़का ब्रॉड डेड पार्क अस्पताल में एडमिट है। कार्रवाई के लिए पहुंचे, वहाँ मौके पे पहुंचे, वहाँ देखे तो ये ब्रॉड डेड हालत में मिला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रात को इस सरकारी अस्पताल में ले आए थे। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या है कारण क्या? कारण तो अभी बाद भी पता लगेगा इसका पोस्टमार्टम के बाद। तो आपको बता दें कि पानीपत का ये मामला है जहां पर पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही धमकियों की वजह से परेशान होकर युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसकी ही गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। वहीं मृतक के पिता ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवक ने पड़ोसियों से तंग आकर आत्महत्या की, खुद को गोली मार कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से युवक का विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया। 7 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियारों को बरामद किया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने मामले का खुलासा किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 25 पिस्टल मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो गुरुग्राम में अवैध हथियार की सप्लाई करता था। ये एनसीआर में जो हथियार सप्लाई करने की इंफॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया है, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे एसीपी क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत, जिसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बूढ़ा कृष्णगढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का। 20 साल उम्र है। 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहां कहां सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।
लाइट है ना, जिसमें लाइट सामने जला रखी है, सुन लीजिए एक बार प्लीज, बहुत बढ़िया लग रही है। अब आप एक मिनट सर, आज बड़े चेंज लग रहे हो, हर बार फील पे रहते हो ना ड्रेस में। आ चलो बेटे, तो वहीं फरीदाबाद के तिगांव में 27 मार्च को सीएम मनोहर लाल की रैली होगी, जिसे लेकर तिगांव से विधायक राजेश नागर ने RWA के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को सीएम के आगमन की तैयारियों के बारे में सूचना दी। बैठक के बाद विधायक तिगांव के बाजार में पहुंचे और लोगों से अनाज मंडी पहुंचकर यहां पर सीएम की रैली में पहुंचने की अपील की। आपको भी पहुंचना नहीं सब कुछ। पहले बच्चियां, हमारे बच्चे दिल्ली जाते थे, तीनों की क्लास अब तिगांव कॉलेज पे लगे। पूरा गाँव एक हो गया था, पूरा गाँव ऐसे पूरा गाँव एक हो जाएगा तो ये तो मंडी। अभी जो हमारी 27 मार्च को एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है तिगांव में, उसके लिए हमने आज सारे जितने हमारे RWS हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद में सारी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर्स आए हैं और उनसे सारी बातचीत करके रैली के लिए उनको आहन किया है और वो वहाँ पर आए। और इसी तरह से फिर हमने तिगांव में एक 84 पाल की एक पंचायत की, उसमें भी रैली के बारे में बात की और कि भी रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। सबको कह देना भाई। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। इस दौरान खिलाड़ियों समेत उनके परिवार वालों ने भी रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को मिलने वाला ABC कोटा खत्म करने को लेकर सरकार ने लेटर निकाला था, जिससे अब खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। मामले में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। खिलाड़ियों के अभिभावक और भारी संख्या में खिलाड़ी विधायक यहाँ पर दुडा राम से मिलने पहुंचे थे। खिलाड़ियों की माने तो अगर ये कोटा खत्म होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा और अभी युवाओं का ध्यान यहाँ पर जो खेलों की तरफ है वो नशे की तरफ चला जाएगा। आज हमारी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की AGM है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। इसमें सभी जिले के सेक्रेटरी प्रधान आए हुए हैं और इसका मेन एजेंडा है हमारा कि हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन को और ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जाए। और नंबर 2, हमारे जितने भी स्विमर हैं हरियाणा के, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा, क्योंकि एक बार ही साल में रजिस्ट्रेशन करा के बच्चा किसी भी इवेंट में हरियाणा के सभी तैराकी के खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन साल में सिर्फ एक बार ही करवाना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही खिलाड़ी स्विमिंग की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। बहादुरगढ़ में हुई हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की AGM में ये फैसला लिया गया। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा के सभी स्विमिंग के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाने के लिए सभी जिला स्तरीय एसोसिएशन को आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सभी तैराकी एसोसिएशन की मान्यता को भी रिन्यू किया गया है। हमारी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की
एजीएम है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। इसमें सभी जिले के सेक्रेटरी प्रधान आए हुए हैं और इसका मेन एजेंडा है हमारा कि हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन को और ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जाए। और नंबर 2, हमारे जितने भी स्विमर हैं हरियाणा के, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा, क्योंकि एक बार ही साल में रजिस्ट्रेशन करा के बच्चा किसी भी इवेंट में वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दिखा के किसी भी इवेंट में भाग। फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। अब ये फिल्म राजनीतिक मुद्दों का भी हिस्सा बन गई है। वहीं इस बीच बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ द कश्मीर फाइल फिल्म देखी और हकीकत जानी। फिल्म देखने के बाद विधायक ने बयान देते हुए कहा कि ऐसे विवेक अग्निहोत्री और पैदा होने चाहिए ताकि बाकी हकीकत से भी भारत की जनता को रूबरू कराया जा सके। साथ ही कहा कि मीडिया और बॉलीवुड को भी पहले दबाया जाता रहा है, जिसके चलते आज तक हकीकत सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि फिल्म में भी कश्मीरी पंडितों द्वारा 370 धारा हटाए जाने की मांग को दर्शाया गया है। लोगों का कहना था कि 370 धारा हटने के बाद अशांति फैल जाएगी, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार द्वारा 370 धारा हटाई गई, कोई भी विवाद पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक पटाखा तक नहीं चला। अगर सरकारें करना चाहें तो सब कुछ संभव है। सबसे पहले तो कश्मीर फाइल में कश्मीर के पंडितों का किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार और वहाँ से जो निकाले गए, तो उस हकीकत को बयान इस पिक्चर के माध्यम से हुआ है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस पिक्चर को देख के अब बॉलीवुड भी आप देख रहे हो किन के हाथों में खेल रहा है। ये तो विवेक अग्निहोत्री ने किस तरह की दिलेरी दिखा के और इस हकीकत को दिखाने का जो काम किया है, ये भी कोई कम नहीं है। तो और पूरी दुनिया को, बल्कि देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार का इस पिक्चर के माध्यम से मैसेज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।